है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। साथियों, आज 16 अक्टूबर, क्या खास दिन है आज? जी हाँ, आज है विश्व निश्चेतना दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। और आज के इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरसिंहपुर शहर के विशिष्ट और या यूँ कहूँ प्रसिद्ध एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष सिसोदिया जी। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि एनेस्थीसिया क्या होता है और आज का दिन क्या खास था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आप लोगों के लिए आज विशेष बना दिया? पहले तो मैं बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि एनेस्थीसिया जो अपने आप में ही एक वृहद ब्रांच है। इसमें बेसिकली मरीज़ को बेहोशी दी जाती है, जिसके बाद मरीज़ को कुछ भी ऑपरेशन के दौरान या तो दर्द से रिलेटेड या ऑपरेशन की कोई भी तकलीफ़ है, ये सारी चीज़ों की जानकारी कभी नहीं हो पाती। ऑपरेशन के दौरान उसको बेहोश कर दिया जाता है और उसके बाद सकुशल वो बेहोशी के बाद जाकर वापस अपने वार्ड में शिफ्ट होता है बराबर। और जैसा आपने पूछा कि आज के दिन क्या खास है, एक ऐतिहासिक दिन है। 16 अक्टूबर 1846 का दिन था जब डॉक्टर WTG मॉर्टन, जिन्हें बेहोशी का जनक कहा जाता है, तो इन्होंने ईथर गैस का प्रयोग करके पहली बार बेहोशी दी थी। उसके पहले जो नाइट्रस और बहुत सारी गैसेस का उपयोग किया जाता था, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था। लेकिन जब इन्होंने उपयोग किया, ईथर के बाद से एक ड्रास्टिक चेंजेस आए। उसकी वजह से उनको बेहोशी का जनक कहा गया। WTG मॉर्टन, फादर ऑफ एनेस्थीसिया जी। उन्हीं की मेमोरी में आपने बॉस्टन USA में मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल है एक, उसमें ईथर डोम एक बनाया गया है स्पेशली एक मेमोरी के तौर पर डॉक्टर WTG मॉर्टन के याद में। सर, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होने के नाते आप और एक सर्जन एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक सर्जन तब तक अपनी सर्जरी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक आप वहाँ मौजूद नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपका एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ उस सर्जरी में होता है। सर, ईथर गैस से जब बेहोशी दी जाती थी उस समय 1846 की बात कर रहे थे आप, और आज 2023, कितना बदलाव आया है सर एनेस्थीसिया के इस पूरे दरमियान, जब तब इलाज होता था और अब इलाज होता था? क्या बदलाव महसूस करते हैं? सबसे मेजर बात, सबसे बड़ी बात, आज के डेट पे ईथर का उपयोग आज बंद हो चुका है। और ईथर जब यूज़ किया जाता था उसमें पूरे शरीर की बेहोशी ईथर से ही दी जाती थी। आज के डेट में डिफरेंट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के हिसाब से उसका बेहोशी होता है। आप अगर हाथ को शून्य करना चाहें तो हाथ का ऑपरेशन अलग बेहोशी हो जाएगी। पैर के इकलौता पैर है तो अलग ऑपरेशन, अलग बेहोशी हो जाएगी। पेट का ऑपरेशन तो अलग बेहोशी हो जाएगी। छाती का ऑपरेशन तो अलग बेहोशी हो जाएगी। मतलब एक बहुत ही लार्जर स्केल पे कहना चाहें तो बहुत ही वाइड स्प्रेड एनेस्थीसिया एक ब्रांच हो चुका है आज के डेट में। सर, मैंने सुना है कि एनेस्थीसिया के कई प्रकार हो रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया कि बहुत सारे प्रकार हैं। एक लोकल एनेस्थीसिया भी होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया भी होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। सर, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या होते हैं ये तीनों प्रकार, क्या होते हैं? लोकल एनेस्थीसिया में आपका विदाउट एनी लोकलाइज सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसमें आसपास जिस टिश्यू के आसपास आपको बेहोशी चाहिए उस टिश्यू के आसपास सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया होता है वो। अब जैसा दूसरी बात करिए आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया की। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके द्वारा उतने हिस्से का, जिस हिस्से का आपका ऑपरेशन है, कमर के नीचे के हिस्से का ऑपरेशन है, उतना शून्य कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक नई टेक्निक ईजाद हुई है, उसे सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे पहले जो हुआ करता था उसी में एक और एडवांसमेंट आया है अभी। तो उसके ऊपर इस लेवल का है कि जैसे आपका छाती का सर्जरी है तो सिर्फ छाती का हिस्सा बेहोश होगा, या आपका पेट का हिस्सा है तो सिर्फ पेट का हिस्सा बेहोश होगा। तो ये और भी, जैसे आपने तीसरी बात कही अपनी
रीजनल एनेस्थीसिया बेसिकली ब्लॉक्स में, जैसे आपका हाथ का ऑपरेशन है तो सिर्फ हाथ का हिस्सा ही सुन्न किया जाएगा, उसमें आपकी नस के आसपास जो नस सप्लाई करती है अपने हाथ को, उसको बेहोश किया जाता है। कुछ मरीज़ों में जैसे हार्ट का पेशेंट है या कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज मरीज़ है जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया दर्द के निवारण के लिए आपने स्पाइनल दे दिया, साथ में एड ऑन जैसे पैर की सर्जरी हुई तो उसमें भी नसों को पहचान कर, इंजेक्शन के द्वारा नसों को पहचान कर उस पर ही ब्लॉक किया जाता है, उस पर ही लोकल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सिर्फ उतना ही हिस्सा सुन्न रहेगा और आपको पोस्ट ऑप रिकवरी में परेशानी नहीं होगी। आप जल्दी से रिकवर करेंगे, आपकी रिकवरी डिले नहीं होगी उसमें, और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सर, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, एक लंबा समय R&D में साइंटिस्ट ने अपना गुजारा। उस समय की डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 100 में से यदि सर्जरी वाले हैं 70 मरीजों की डेथ हो जाया करती थी, 30 ही सक्सेस रेट हुआ करते थे। अब सीधा उल्टा हो चुका है। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद 5% ही डेथ रेट बचा होगा। तो क्या मानते हैं आप, साइंस की इस तरक्की को किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए मिश्रा जी, पहले जब एनेस्थीसिया का आविष्कार हुआ था या सर्जरीज़ वगैरह जब शुरू हुई थी, उस समय पे मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था। आज की डेट में आप अपना हार्ट का कोई मरीज़ है तो आपके पास एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, जस्ट लाइक दैट। पहले के ज़माने में जब बेहोशी दिया जाया करता था तो सर्जन पूरा मरीज़ की जिम्मेदारी एनेस्थेटिस्ट पे छोड़ देता है। तो उस समय पे आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर, जो आज की जनता, हर एक जनता को पता है पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, हर घर में मौजूद है। तो उस समय ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं हुआ करता था। मॉनिटरिंग जो अपने घरों में आज की डेट पे NIBP की मॉनिटरिंग है वो उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें पल्स का ही खेल हुआ करता था। सिर्फ मरीज़ की धड़कनों को पकड़ कर बैठे रहना या धड़कनों को सुनते रहना या छाती पे स्टेथोस्कोप रख के बैठना, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ करता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। अब आज की डेट में मरीज़ का इलाज इतना सुविधाजनक हो गया और इतने एडवांसेस आ गए, जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर्स की ही बात करें हम, उसमें ECG भी है हमारे पास, BP मॉनिटरिंग भी है, सैचुरेशन भी है, प्लस ऑक्सीजन एंड नए वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी। ये सारा चीज़ें जो हैं एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हुए, तो नो डाउट उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ में काफ़ी कमी आई है और रिजल्ट्स भी अच्छे हुए हैं पहले के कंपैरिजन में सर्जरीज़ के। सर, मैं जब भी किन्हीं भी चिकित्सक से बात करता हूं तो ये बात ज़रूर रखता हूं कि हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी है कि डॉक्टर इज़ नॉट गॉड बट नेक्स्ट टू गॉड। ऐसी स्थिति में सर, जब सर्जरी में रहते हैं आप, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कई मरीज़ आपके सामने रहता है, कई बार आप ये अंदाज़ लगा के कि ये सर्जरी आधे घंटे में हो जाएगी, 1 घंटे में हो जाएगी, उतना तय एनेस्थीसिया का डोज उस मरीज़ को देते हैं। लेकिन यदि सर्जरी का टाइम बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता हो, तो क्या कुछ? देखिए, जिस तरह से इंटरवेंशंस बढ़े हैं, उसी हिसाब से जानकारियाँ भी बढ़ी, उसी हिसाब से वर्किंग नॉलेज भी बढ़ा, वर्किंग स्किल्स भी बढ़े। कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़रूर कम हुए लेकिन स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। पहले इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से दिक्कत थोड़ी सी कम हुआ करती है, लेकिन आज की डेट में इतना वास्ट मेजॉरिटी आपके पास सारे मॉनिटरिंग उपलब्ध है, सब कुछ है। मरीज़ का कहना होता है कि डॉक्टर साहब, जब जो चीज़ें वहाँ हो सकती हैं वो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। बड़े शहरों में जो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं, और एक स्ट्रेस के साथ काम करते हैं कि यहाँ पे हमको उतना ही रिज़ल्ट देना है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अभी जैसे आपने बात कही सर्जिकल टाइम, सर्जिकल ड्यूरेशन। अब कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं कि सर्जन्स को कई बार खुद भी नहीं पता होता है कि हम एक्सप्लोर करने के बाद क्या निकल कर आएगा बाहर। बिल्कुल। अब अपन ने बेहोशी दे दी 2 घंटे 2.5 घंटे की, अब उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो फिर उसके हिसाब से फिर बेहोशी को पूरा, या तो पहले से ये प्री डिसाइडेड रहता है कि इतना समय लगेगा, अगर लंबा समय लगना है तो अपन सर्जरी में पूरा बेहोशी दे देते हैं। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ड्रग्स में एडिटिव्स होते हैं, जैसे लोकल की बात करी अपन ने, लोकल में भी एडिटिव्स होते हैं जो लोकल के असर को और ज़्यादा लंबा कर देते हैं। जो लोकल 2 घंटे 3 घंटे में काम करता है, वो लोकल का असर 6 घंटे 8 घंटे 18 घंटे तक का असर देना शुरू कर देता है एड ऑन करके। तो उसके हिसाब से डील करते हुए
एक बेसिक जानकारी अगर सर्जन से मिल जाती है तो उसके हिसाब से एनेस्थीसिया दिया जाता है उस ड्यूरेशन के हिसाब से। सर मैंने सुना है कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अब केवल एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एक पेन मैनेजमेंट का सिस्टम भी उन्होंने जनरेट किया हुआ है। कई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अपना खुद का आईसीयू चला रहे हैं। सर ये क्या है, पेन मैनेजमेंट क्या है सर, और ये इमरजेंसी सर्विसेज में कैसे एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है सर? जैसे एडवांसमेंट आप आए हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले एक जनरल फिजिशियन हुआ करता था, आज डेट में डीएम कार्डियोलॉजी होता है, डीएम नेफ्रोलॉजी होता है, डीएम न्यूरोलॉजी होता है, जस्ट लाइक दैट। वैसा ही एनेस्थीसिया की ब्रांच में भी अपग्रेडेशन हुआ है। आज डेट में एनेस्थीसिया में डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया होता है, डीएम न्यूरो एनेस्थीसिया होता है, फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट होता है, आईसीयू का क्रिटिकल केयर का डिग्री सर्टिफिकेशन होता है। ये रिसेंट एडवांसेस में आ चुका है। अभी पेन मैनेजमेंट और एडवांस पेन मैनेजमेंट दो अलग अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जो उस समय पे फॉर टाइमिंग एक्यूट जो सर्जिकल पेशेंट आया, सर्जिकल पेशेंट फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर नेक ऑफ फेमर आया, उसको लोकल लगाकर उसका पेन रिलीव करना उस समय की ज़रूरत है। तुरंत आपने उसकी नस को पहचान कर ब्लॉक किया, वो पेशेंट को पेन रिलीव हो गया। वो आपका ब्लॉक जो चला 6-8 घंटे 10 घंटे, ये उस समय का एक्यूट जो उस समय की इमरजेंसी है उसको हिसाब से डील करती है। अब दूसरा मैं बात करूँगा पेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं पेन मैनेजमेंट में। एक हो गया फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट और दूसरा हो जाता है इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में हम दवाइयों के द्वारा कोशिश करते हैं कि मरीज़ की जो परेशानी है, तकलीफ़ है, उसको दूर किया जाए। उसको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाएगी, कुछ रिहेबिलिटेशन बताया जाएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताकर और उससे डील किया जाएगा। दूसरा हुआ इंटरवेंशन। इसमें सियाम जो आपने कभी सुना होगा, सियाम जो एक्सरे गाइडेड जो रहता है, एक्सरे गाइडेड निडल लगाकर अपन उसको पंचर करते हैं। जिस लोकलाइज जगह पे पेन हो रहा है, जिस कारण से पेन हो रहा है, उस जगह को वहाँ पर लोकल का इंजेक्शन प्लस स्टेरॉइड के कुछ इंजेक्शन देके ब्लॉक किया जाता है। और जस्ट लाइक दैट उसके अलावा आज के डेट में यूएसजी गाइडेड इंटरवेंशन भी होते हैं। तो जिन मरीज़ों में ज़रूरत होती है उन मरीज़ों में यूएसजी के द्वारा जांच करके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सर निश्चित रूप से ये आपका जो काम है बड़ा सराहनीय है और चुनौती भरा है, चुनौतीपूर्ण रहता है। हमेशा उतनी सतर्कता से आपको वहाँ पर मौजूद रहना पड़ता है पूरे समय। सर कॉलेज लाइफ में या जब आपका डिप्लोमा डीएनबी का कोर्स कर रहे थे एनेस्थीसिया का, उस समय या जब से आपकी प्रैक्टिस शुरू हुई है यहाँ पर, ऐसा कोई केस जो आज भी याद हो, दिमाग में रखा है कि हाँ ये बड़ा क्रिटिकल केस था, ऐसा कोई केस यदि जहन में हो तो हमारे दर्शकों से शेयर करिए सर। ऐसे मिश्रा जी काफ़ी केसेस होते हैं जी। मेरी लाइफ में। एक लाइफ और गेम चेंजर जिसको कहा जाए, एक केस अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली में रेसिडेंसी करते समय मैं ईएसआई हॉस्पिटल में रोहिणी में था, नहीं ईएसआई बसई दारापुर में था मैं। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसका ऑपरेशन हो गया था, एलएससीएस हो गया था, सुबह को ऑपरेशन हुआ था, शाम को खबर आई, मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे था जी। खबर आई कि सर उसका पेट फूल रहा है, कलेक्शन आ रहा है, सोनोग्राफी में काफ़ी कलेक्शन है, पोस्ट ऑप केस था, उसका एलएससीएस हुआ था जी। जब मैंने जाकर उसको देखा, कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसका धड़कनें जो थी 170-190 के आसपास धड़कनें थी, उसकी बीपी अराउंड 70-80 के आसपास चल रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और काफ़ी देखकर उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था। मन विचलित हुआ उसको देखने के बाद। किसी तरह उसे टेबल पे लिया गया। दोनों ही मतलब दो धारी तलवार थी उस दिन, दो धारी तलवार पर बैठा हुआ था। तो उस पे मरीज़ को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस समय पे। हालांकि दिल्ली जैसी जगह पे मैं बैठा हुआ था, एडवांसमेंट सारा कुछ था, लेकिन करना जो है वो अल्टीमेटली हमें ही करना होता है। रात में 12 बजे 2 बजे के आसपास ये कॉल था। जैसे तैसे उसे बेहोशी दी गई और ईश्वर का आशीर्वाद था, ईश्वर की कृपा थी, वो मरीज़ बढ़िया निकल कर आया। अगले दिन तक वेंटिलेटर पे रहा वो पेशेंट। 24 घंटे हम लोगों ने वेंटिलेटर पे डाला था, पोस्ट ऑप आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पे रखा
और वो बढ़िया निकल कर आया। 2 दिन बाद एक्सट्यूबेट किया उसको, बहुत ही खुशी हुई थी उस केस को देख के। वो हमेशा जहन में छाया हुआ है वो। निश्चित रूप से जब आप किसी मरीज के लिए इतना करते हैं और वो सेफ जोन में जाता है तो वास्तव में बहुत खुशी होती है। सर, आज के दिन पर एक चिकित्सक होने के नाते हमारे नरसिंहपुर के लोगों के लिए और आपके मरीजों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। सुबह रोज़ व्यायाम करें, खेल कूद में अगर आपका इंटरेस्ट है तो खेल कूद को अपने रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल करें। खान पान में थोड़ा सा परहेज़ करें और खुश रहें। खुश रहना सबसे एक ज़बरदस्त रेमेडी है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। और वास्तव में यदि इतना सब कर लिया तो हर एक डॉक्टर, हालांकि ये उसका व्यवसाय होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर यही चाहता है कि उसका मरीज़ हमेशा स्वस्थ रहे और कम से कम उसके पास आए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर मनीष सिसोदिया, नरसिंहपुर में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, संतुलित आहार लीजिए, भरपूर व्यायाम करिए। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन पर आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आमीन खान के साथ विक्रांत मिश्रा, पीवीसी भारत, नरसिंहपुर।